हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आज आपके लिए मैथ्स की इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लेकर के आई हूँ। आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम गणित के जितने भी सूत्र हैं या फिर जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है जिन सूत्रों से, उन सारे सूत्रों को करवा दीजिए। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी इस क्लास की, इसीलिए मैं ये क्लास लेकर के आई हूँ। अदरवाइज़ ये क्लास की मुझे लगता नहीं था कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपके टॉपिक वाइज वैसे ही जो सूत्र हैं वो लिखाए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। इसमें आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स है उसमें जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन क्वेश्चन में जो भी आपके फॉर्मूला लगेंगे वो सारे के सारे मैंने आपके ऐड कर दिए हैं। शुरू करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? लासा और मासा। तो लासा और मासा से जुड़े हुए आपका सबसे पहला सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसीलिए मैं इस पर स्टार बना रही हूँ, याद रखना इसको। अगला आपका सूत्र है, भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। दोनों सूत्र आपके सेम है, बस याद रखना जब भिन्न का लासा निकालते हैं तो उस कंडीशन में हम अंश का लासा पहले निकालते हैं और हर का निकालते हैं मासा। लेकिन अगर मैं भिन्न का मासा निकालना है तो हम अंश का निकालते हैं मासा और हर का निकालते हैं लासा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, भिन्न का अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा निकालना पड़ेगा, और भिन्न का अगर मासा निकालना है तो अंश का निकालेंगे मासा और उसके अपोजिट हर का निकालेंगे वहाँ पर लासा। आगे बढ़ते, अगला है आपका लासा बराबर आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई मासा। इसको ऐसे समझिए जैसे आपको प्रश्न में दिया है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और इनका मासा है 10। तो यहाँ पर सूत्र कैसे लगेगा? आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। आनुपातिक संख्याएं क्या हैं? 3 और 5। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? 3 पंचे 15, और इसमें गुणा किसका करना है? मासा का। मासा कितना बताया था? 10। और 10 और 15 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 150। ये 150 क्या हो गया? लासा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो है फॉर्मूला वो है भाज्य भाजक से। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद रखना, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये भी। नेक्स्ट आपका सूत्र है साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके में पूछे जाते हैं, आए हुए हैं, सीधे सीधे आपको ऐसा ही निकालने को बोला गया है प्रश्नों में। तो पहला सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ध्यान रखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, SI बराबर A माइनस P। ए क्या है? मिश्रधन है, और पी क्या है? मूलधन है। अगला है आपका SI साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इसको दूसरी तरीके से हम लिखते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है आपका मूलधन, R है दर और T है समय। ठीक है, चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए तो इस पर भी मैं स्टार लगा देती हूँ, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? लाभ और हानि के प्रश्न कह रही हूँ, अगला फॉर्मूला लाभ और हानि के टॉपिक से है। लाभ हानि से भी आपके एक दो क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं। तो पहला सूत्र है लाभ निकालने का। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे मान लो आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन तो 100 रुपये का नहीं आएगा। कोई किताब ले ली हमने 100 रुपये की, और हम किसी को बेच रहे हैं वो 120 में, तो हमें यहाँ पर कितना लाभ हुआ? हमने ली थी कितने में? 100 रुपये में, और बेच दी हमने 120 में, तो लाभ कितना हुआ? 20 रुपये का। पता चल रहा है ना? तो यहाँ पर 120 है क्या? SP है, यानी कि विक्रय मूल्य है, और 100 रुपये क्या है? ये है हमारे क्रय मूल्य। तो यहाँ से लाभ का सूत्र क्या बन गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अगला है आपका लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। इसको मैं दूसरी तरीके से आपका लिखूँ तो ऐसे लिखेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, लाभ हो या फिर हानि हो, अगर हम उसका परसेंट निकालेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, यानी कि अपॉन में आपको क्रय मूल्य देखने को मिलेगा। अगला आपका सूत्र है हानि का। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए हमने यहीं पर कोई भी मतलब कोई पेन या कोई पेंसिल हमने ली है 10 रुपये में, और हमने किसी को वो 8 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने का घाटा हो रहा है? 2 रुपये का घाटा, और घाटा क्या है? हानि है हमारी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि निकल आएगी। हानि का प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। सेम ऐसे ही यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हानि हो या फिर लाभ हो, हमेशा किस पर मिलती है? क्रय मूल्य पर मिलती है। समझ में आ रही ना बात? देखिए यहाँ पर भी क्रय मूल्य और यहाँ पर भी
क्रय मूल्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका जो सूत्र है वो क्या है, विक्रय मूल्य दिया हो या फिर क्रय मूल्य दिया हो और आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए, दोनों में से कोई एक पूछा जाए तब हम सूत्र लगाते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100। ठीक है, अगर लाभ होगा तो जोड़ देना, हानि होगी तो घटा देना, सूत्र सेम ही है। ठीक है, हानि होगी तो सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100। दोनों ही सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इस पर भी मैं स्टार बना रही हूँ, ध्यान रखना। आगे बढ़ते, एक याद कर लेना, बस इतना याद रखना, लाभ होगा तो ऐड करना है, हानि होगी तो माइनस कर देना है। आगे आपके बीजगणित के सूत्र शुरू हो जाएंगे। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, याद रखिएगा इन दोनों को, क्वेश्चन आपका इन दोनों से ही बनेगा। अगला प्रश्न है, अगला आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, ए प्लस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसको। अगला आपका सूत्र है, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तब हमारे दो सूत्र बन जाते हैं, तो उनको वो क्या क्या है, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें प्लस कर रहे हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो हमारा मान आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, कैसे करोगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम ऐड कर रहे हैं ना, किसको ऐड कर रहे हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, ये तो रटने की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे तो आप इसको कैसे याद करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब हम खोल देते हैं, सॉरी यहाँ प्लस वाला हमें चाहिए था, प्लस वाला सॉल्व करते पहले। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये दोनों घट जाएंगे, बाकी सारे ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा बाकी, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और जब हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख पा रहे हैं, यही निकल के आ गया ना। तो ये दोनों सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अगला है, जब इन दोनों के होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है 4ab। बस कंडीशन क्या है, प्लस वाला पहले लिखा होना चाहिए और माइनस वाला बाद में, वरना बदल भी जाएंगे चिन्ह। अगला है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब चाहिए तो इसका सूत्र होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में लिखा होगा ए माइनस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला आपका क्या है, ये दोनों ही सूत्र इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था इनसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, जब माइनस का सूत्र लगाते हैं तब इस वाले ब्रैकेट में ए बी आता है प्लस का, और जब प्लस का सूत्र खोल रहे होंगे तो वहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में आता है माइनस का ए बी। प्लस वाले में आएगा माइनस का, माइनस वाले में ए बी आएगा प्लस का। ठीक है, अब आ गया आपका क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। सबसे पहला टॉपिक था इसमें त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या है, तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। सीधी सी बात है, कभी भी आपको किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो, उठा के उन तीनों की भुजाओं को ऐड कर दो। 4 भुजाओं का है तो 4 भुजाएं ऐड कर दी जाएंगी, 5 भुजाएं हैं, चाहे भुजाएं किसी भी माप की हो, बस उठा के उन भुजाओं को ऐड करना है परिमाप निकालते समय। ठीक है ना। अगला आपका सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बस शर्त है कि वहाँ पर आपको आधार और ऊंचाई दी जानी चाहिए। अगर आधार और ऊंचाई नहीं दी गई होगी प्रश्न में तो आपका ये सूत्र काम नहीं करेगा। तब फिर उसके लिए दूसरा सूत्र आपका नीचे लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S ब्रैकेट में S माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में S माइनस सी। ये ABC हैं क्या, तो ये ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे ये A मान ली, ये B मान ली, ये C मान ली। ठीक है, समझ में आ गई ना बात।
याद रखना ये वाला सूत्र इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सेमेस्टर में बहुत टफ क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, तो ये वाला सूत्र वहाँ पर काम आएगा, ध्यान रखिएगा। जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जब तीनों भुजाएं दी गई होंगी और भुजाएं चाहे वो बराबर हो अलग अलग हो, ये आपका ऐसा है ना, रामबाण सूत्र बोल सकते हो। कोई भी त्रिभुज हो और तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, फॉर्मूला लगा दो, आंसर हमेशा निकलेगा। समझ में आ रही है ना बात? कोई कंडीशन नहीं चाहिए, बस एक कंडीशन चाहिए कि तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एस क्या है, ये एस भी पता होना चाहिए आपको। तो एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और इस अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा? परिमाप में 2 का डिवाइड दे दो। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाएं हमने भी प्रश्न में क्या मानी थी यहाँ पर? ए, बी और सी। तो परिमाप का सूत्र बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सूत्र क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की अगर आपसे ऊंचाई निकालने को बोली जाए तो ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 भुजा, ठीक है। देखो बस इसको कैसे याद करो कि क्षेत्रफल में जहाँ जहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं उनको आधा आधा करते हुए चलो। जैसे 4 संख्या आ रही थी, 4 का आधा कर दिया, 2 हो गया, और 2 भुजा के ऊपर स्क्वायर लगा था, वो स्क्वायर हमने हटा दिया। तरीका है अपना, जैसे आपको इजी लगे। सीधे याद हो रहा है तो सीधे याद कर लो कि त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 भुजा, ठीक है। दोनों ही सूत्र आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइंगल आपके सेमेस्टर में बहुत अच्छे से दिया गया है, तो इसको तैयार करना। अगला आपका सूत्र है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 4a² - b²। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या होंगी? तो ए होंगी जो सिमिलर भुजाएं होंगी वो वाली, ठीक है, और बी होगी अलग वाली भुजा। अगला है आपका पाइथागोरस प्रमेय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरीके से आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगी लंब। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर का ये सूत्र है, यहाँ से आपके स्क्वायर के फॉर्मूले शुरू हो गए हैं। पहला सूत्र क्या है स्क्वायर का? देखिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझो कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग जो है ना, वो ऐसी चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और चारों कोण कैसे होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ये मैंने इसलिए भी आपका यहाँ पर नोट किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछा गया था कि वह चतुर्भुज बताओ, या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह क्या चतुर्भुज है? कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? तो वह वर्ग कहलाता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब चाहे तो आप इसको याद भी ना करें, परिमाप के लिए मैंने क्या बताया था? चारों भुजाएं ऐड कर दो। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी? ए होंगी ना, बराबर रहती हैं। तो सूत्र क्या बन गया? 4 गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, या फिर a√2 भी आप इसको लिख सकते हैं। पूरा का पूरा वर्ग इम्पॉर्टेंट है, तो वर्ग के सारे सूत्रों को याद रखना। अगला है टॉपिक आपका आयत। तो आयत की कंडीशन होती है कि आमने सामने की, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इस तरीके से आयत होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और चारों कोण होंगे 90 अंश के, ठीक है। और आयत के शीर्ष, यानी कि जैसे मैंने यहाँ नाम दिया ABCD, तो ए से सी को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड खिंच रहा है ये हमारा विकर्ण कहलाता है। ऐसे BD एक विकर्ण है, ठीक है। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2L + B लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L × B। आयत का विकर्ण क्या होगा? तो आयत का विकर्ण होगा √L² + B², ठीक है। अगला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। आयत का परिमाप लिख लो और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दो, यानी कि सूत्र बन गया 2L + B × H। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इन सभी को तैयार रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला आपका वृत्त से सूत्र है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, d बराबर 2r, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, r बराबर d/2। दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, सभी को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट नोट आपके डाले हुए हैं। एक तल पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या। तो एक तल पर मान लीजिए ये बिंदु है और इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत या फिर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो आंसर रहेगा अनंत। एक तल पर स्थित दो बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाएं। तो दो बिंदु यानी कि एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, इससे अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो याद रखना, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये मान लीजिए ये वृत्त है और ये इसका केंद्र ओ ले लिया, तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, त्रिज्या आर। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। और नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये पॉइंट भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज बस इतने ही थे आपके एग्ज़ाम के लिए, यानी कि आपके सेमेस्टर के लिए इतने फॉर्मूले या इतनी चीज़ें पर्याप्त थे, इसमें आपका हो जाएगा। बाकी के जैसे घन घनाभ है वो आप पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि आप ना पढ़ें, पढ़ सकते हैं, लेकिन घन घनाभ यानी कि आयतन जो टॉपिक है ना वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। और जब आयतन टॉपिक ही नहीं दिया तो उसके सूत्र याद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको याद करनी है तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं ये कहो कि मैम ने बोला कि नहीं याद करो। देखो, पढ़ाई का इतना है कि नॉलेज आप जितनी ले लो अच्छी बात है, बेकार थोड़ी ना जाती है। लेकिन आयतन जो है वो आपके सेमेस्टर में नहीं है, बस ये बात मुझे बतानी थी। आज इतना ही रखते हैं, आपके सारे सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।